हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर डी, धनपाल। दोस्तों, आइन ए अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार राजा भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे। इनमें प्रमुख ग्रंथपाल, राजपाल, महीपाल और धनपाल थे। इनके दरबारी धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तिलक मंजरी की रचना की। प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्र कवि बाल वैरागी का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर डी, नंदराम दास। दोस्तों, इनका जन्म नीमच जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा हैं। प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्र कवि बाल वैरागी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, नीमच। प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकारों की। तो दोस्तों, प्राचीन साहित्यकारों में कालिदास, जगनिक, भरथरी, राजशेखर, मंडन मिश्र एवं भवभूति जी का स्थान आता है। मध्यकालीन साहित्यकारों में केशव, पद्माकर, भूषण एवं राजा भोज का स्थान आता है तथा आधुनिक साहित्यकारों में माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी एवं प्रभाकर माचवे जी का नाम शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। निम्न में से कौन सा संस्कृत विद्वान मध्य प्रदेश का नहीं है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, कलहड़ का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली एवं निवाड़ी तीनों बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, बुंदेलखंडी गुना, शिवपुरी, मुरैना सागर, छतरपुर दमोह, पन्ना विदिशा आदि जिलों या क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेलखंडी रीवा सतना, शहडोल उमरिया आदि स्थानों पर बोली जाती है। इसी तरह निवाड़ी, खंडवा खरगोन, धार देवास, बड़वानी झाबुआ इंदौर आदि स्थानों पर बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। तो दोस्तों, मगधी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। बाकी तीनों गोंड, कोरकू एवं ब्रजभाषा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं कोरकू क्षेत्र की। तो दोस्तों, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन आदि स्थानों पर कोरकू भाषा प्रचलन में है। ब्रजभाषा की यदि हम बात करें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि। गोंडी भाषा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो मालवी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है एवं भीली भी बोली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, मालवी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सीहोर नीमच, रतलाम मंदसौर, शाजापुर झाबुआ, उज्जैन देवास इंदौर आदि क्षेत्रों में मालवी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, ब्रजभाषा का क्षेत्र हम पहले ही देख चुके हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि। इसी प्रकार भीली भाषा रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन एवं अलीराजपुर क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, मैथिली मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। अब हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की। तो दोस्तों, निवाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, कोरकू, मालवी, ब्रजभाषा, भीली, गोंडी आदि प्रमुख मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी के विभिन्न रूपों में शामिल इनमें से क्या है।
तो दोस्तों हिंदी के विभिन्न रूपों में खड़ी बोली भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है एवं बुंदेलखंडी भी आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश भाषा संबंधित तथ्यों की। तो दोस्तों हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में हिंदी कई रूपों में देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी आदि प्रचलित रूप है। प्रश्न क्रमांक 11, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महेश कटारे जी ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं महेश कटारे जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है। प्यास, गांव के गेवड़े, आवाज़ का चेहरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है। दोस्तों 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की राजभाषा हिंदी है। का वर्ग में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों को शामिल किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। दोस्तों मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हम सभी जानते हैं 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, किस बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी के बारे में। दोस्तों बुंदेली भाषा का नामकरण इन्हीं ने किया था, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में रहकर मैथिली, बंगाली, निवाड़ी और बुंदेली भाषा को बढ़ावा दिया। दोस्तों इन्होंने निवाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी भी कहा था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जगनिक जी, केशवदास जी, पद्माकर जी, इन तीनों का संबंध बुंदेली साहित्य से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं बुंदेली साहित्य के प्रमुख कवियों की, जिनमें शामिल हैं जगनिक, केशव, पद्माकर, महेश कटारे एवं गंगाधर व्यास। प्रश्न क्रमांक 16, बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी। दोस्तों बघेली भाषा की यदि हम चर्चा करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली भाषा का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में बघेली भाषा रीवा, शहडोल, उमरिया, सतना, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों में बोली जाती है। दोस्तों तिरहरी, पवारी, गहोरा बघेली भाषा की प्रमुख उपबोलियां हैं। श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सिंह प्रमुख बघेली भाषा के साहित्यकार हैं। प्रश्न क्रमांक 17, तिरहरी, गहोरा किस भाषा की उपबोलियां हैं? दोस्तों हमने अभी देखा ऑप्शन नंबर ए बघेली भाषा की उपबोलियां तिरहरी एवं गहोरा हैं। प्रश्न क्रमांक 18, निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए श्री राम परिहार जी द्वारा निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई। अब हम बात करते हैं डॉक्टर श्री राम परिहार की। निवाड़ी साहित्य का इतिहास और कहे जन सिंगा नाम की 2 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार हैं। दोस्तों निवाड़ी के अन्य प्रमुख साहित्यकारों में संत सिंगा जी, महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे एवं गौरी शंकर शर्मा शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 19, कहे जन सिंगा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी श्री राम परिहार। प्रश्न क्रमांक 20,
हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगर किस भाषा में लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए गुजराती। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अमृतलाल बेगर के बारे में। यह गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अमृतलाल बेगर का जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ। दोस्तों 2018 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा प्रमुख हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की। तो दोस्तों तीरे तीरे नर्मदा किसकी रचना है? हमने एक प्रश्न पहले ही बात करी है, ऑप्शन नंबर सी, तीरे नर्मदा अमृतलाल बेगर जी की रचना है। बैजू बावरा का संबंध या बैजू बावरा का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बैजू बावरा का जन्म चंदेरी में हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं बैजू बावरा के बारे में। तो दोस्तों अकबर के समकालीन संगीतकार बैजू बावरा का जन्म चंदेरी नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आता है। इनका वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था। बाद में ये बैजू बावरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका समाधि स्थल भी इनके जन्म स्थान चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 23, इनमें से कौन अकबर के समकालीन था? ऑप्शन नंबर डी, बैजू बावरा, तुलसीदास, तानसेन, ये तीनों अकबर के समकालीन थे। अब हम चर्चा करते हैं अकबर के समकालीन साहित्यकार एवं संगीतकारों की। तो दोस्तों इनमें बैजू बावरा, तानसेन, तुलसीदास, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, यह 6 के 6 शामिल हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की। कैसा छंद बना देती के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम बात करते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की। भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबई नामक ग्राम में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। दोस्तों कब जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का? 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कैसा छंद बना देती है, हिम किरीटिनी जो कि कविता संग्रह है, हिम तरंगिणी, दीप से दीप जले, युगचरण, समय के पांव जो कि संस्मरण है, पुष्प की अभिलाषा, यह इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी, आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की। दोस्तों एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद। पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न क्रमांक 27। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में दिया गया था एवं इन्हें 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 28, माखनलाल चतुर्वेदी रचित निम्न में से कौन सी रचना गद्य शैली की कृति है? कौन सी रचना गद्य शैली की कृति है? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के देवता। अब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाओं की, प्रमुख गद्य रचनाओं की यदि हम बात करें तो साहित्य के देवता जो कि कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख पद्य रचनाओं की। दीप से दीप जले, पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युगचरण एवं समर्पण। प्रश्न क्रमांक 29, दीप से दीप जले किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। प्रश्न क्रमांक 30, मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। अब हम चर्चा करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुँह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस व चंबल की छाती है। प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। दोस्तों कुंभनदास, गजाधर भट्ट, गोरेलाल पुरोहित मध्यकाल के साहित्यकार हैं, जबकि भवभूति प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। अब हम फिर से चर्चा करते हैं भवभूति जी के बारे में अलग से। तो दोस्तों भवभूति को भारतीय मिल्टन के नाम से हम जानते हैं। इनका वास्तविक नाम था श्रीकंठ। क्या था दोस्तों? श्रीकंठ। इनकी रचनाएं मालती माधव, उत्तर रामचरित एवं महावीर चरित्र हैं। प्रश्न क्रमांक 32, वीर रस कवि भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए,
भूषण जी ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। और दोस्तों भूषण जी का उपनाम था जटाशंकर। इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा एवं भूषण उल्लास हैं। प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि भूषण की है? तो दोस्तों शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास सभी रचनाएं भूषण जी की हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 34, कवि भूषण को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर बी बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण कवि भूषण को प्राप्त था। कवि भूषण का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के निकट माना जाता है एवं इनके लिए बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। प्रश्न क्रमांक 35, दोस्तों कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी पद्माकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, राम रसायन एवं हित उपदेश है। प्रश्न क्रमांक 36 की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस कवि ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना करी थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यह रचनाएं पद्माकर जी की हैं। प्रश्न क्रमांक 37, चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? तो दोस्तों चंपू रामायण की रचना राजा भोज द्वारा की गई थी। परमार वंशी राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चंपू रामायण, भोज प्रबंधनम इनकी आत्मकथा है, सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा एवं समरांगण सूत्रधार है। प्रश्न क्रमांक 38, समरांगण सूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी राजा भोज। माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिम किरीटिनी कृति पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं देव पुरस्कार के बारे में। तो मित्रों देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराजा वीर सिंह जूदेव ने या वीर सिंह द्वितीय ने वर्ष 1935 में की थी। 1943 में हिमकिरीटिनी के लिए यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया। वर्ष 2017-18 में यह पुरस्कार गुणसागर सत्यार्थी को प्रदान किया गया। प्रश्न क्रमांक 40, देव पुरस्कार का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य से। प्रश्न क्रमांक 41, राग रत्न किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी महाराजा चक्रधर सिंह। अब हम चर्चा करते हैं महाराजा चक्रधर सिंह की। दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत से संबंधित संगीतकार राजा चक्रधर की प्रमुख रचनाएं राज रत्न एवं राग रत्न हैं। इन्होंने फरहत उपनाम से उर्दू गजलें भी लिखी हैं। प्रश्न क्रमांक 42, कौन से कवि को हिंदी कविता के रीतिकाल के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी केशवदास। अब हम एक बार चर्चा करेंगे केशवदास जी के बारे में भी। इन्हें रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। केशवदास ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीतिका, रामचंद्रिका एवं रत्न बावनी शामिल है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43, रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? दोस्तों अब भी हमने जस्ट बात करी है केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की। रीतिकाल कवि केशवदास को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर एवं ओरछा नरेश इंद्रजीत से दोनों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। केशवदास को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में भी ये राजकवि थे। इन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो दोस्तों यदि प्रश्न आता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है या किस साहित्यकार को कहा जाता है, तो आपको आंसर लगाना है केशवदास। प्रश्न क्रमांक 45, निराला सृजन पीठ किस शहर में स्थित है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल में स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठों की। तो निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। बाल साहित्य सृजन शोध पीठ इंदौर में है। एवं अंत में तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में प्रस्तावित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 46 की। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। प्रश्न क्रमांक 47, मध्य प्रदेश बाल साहित्य सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंदौर। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? ऑप्शन नंबर बी ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फेलोशिपों की।
तो दोस्तों ललित साहित्य कला के क्षेत्र में गजानन मुक्ति बोध फेलोशिप प्रदान की जाती है। ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप, संगीत के क्षेत्र में अलाउद्दीन खां फेलोशिप, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र प्रसाद माथुर फेलोशिप या राजेंद्र माथुर फेलोशिप मध्य प्रदेश में प्रदान की जाती है। प्रश्न क्रमांक 49, रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा जी के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1897 में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। यह लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक एवं उर्मिला है। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बना रहता है और हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो कृपया कर अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 50, उर्मिला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। राखी की चुनौती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। इनका जन्म प्रयाग में 1904 में इलाहाबाद के पास हुआ व कार्यस्थली जबलपुर रही है। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं राखी की चुनौती, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती व उन्मादिनी है। प्रश्न क्रमांक 52, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों इनका जन्म 1913 में टिगरिया ग्राम जिला होशंगाबाद में हुआ था। 1942 में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत फरोश, सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सियाँ प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 53, श्री अशोक वाजपेयी क्या हैं? ऑप्शन नंबर डी साहित्यकार हैं। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। पूर्व में यह ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी रचनाओं में एक पतंग अनंत एवं तत्पुरुष प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 54, हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। अब हम चर्चा करते हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो दोस्तों इनका जन्म जमानी गांव होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का तावीज, ठिठुरता गणतंत्र व भूत के पांव पीछे प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 55, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास। दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, विक्रमोर्य वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम प्रमुख हैं। दोस्तों कालिदास जी ने अमरकंटक के सौंदर्य के चित्रण मेघदूत ग्रंथ में किया है। प्रश्न क्रमांक 56, कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किस में किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेघदूत में कालिदास जी ने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रश्न क्रमांक 57, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस स्थान पर हुआ था या जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद। दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश के 3 महान साहित्यकारों का जन्म स्थान है, जिनमें शामिल है भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी एवं हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 58 की। आलाखंड रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर बी जगनिक। आलाखंड की यदि हम बात करें तो कवि जगनिक ने आलाखंड की रचना की। आलाखंड का संबंध महोबा के राजवंश से है। आलाखंड या आला गायन 52 खंडों में विभाजित है एवं इसे विश्व की सबसे लंबी कविता माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 59, रहा किनारे बैठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी शरद जोशी। दोस्तों शरद जोशी का जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ था एवं 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहा किनारे बैठ, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म अर्थात जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने, मैं और केवल मैं प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 60, मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनकी रचनाओं में मेरी 51 कविताएं मृत्यु या हत्या,
अमर आग, संसद के 3 दशक प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 61 दोस्तों, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन खालिस्तान और खालिस्तान के विषय के साथ भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी जगत विस्तार और संभावनाओं के विषय के साथ भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों भोपाल में 2015 में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ एवं 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन या विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2022 में देवास मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 62 की। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा की। तो मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, अर्थात राजकीय कार्यों हेतु हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसी बात कही गई थी। तो दोस्तों का वर्ग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 63 हमें सुमेलित करना है। दोस्तों एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ साहित्यकार दिए गए हैं या रचनाकार दिए गए हैं, हमें सही विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों अंधों का हाथी रचना है ऑप्शन नंबर 4 शरद जोशी जी की। तट की खोज रचना है हरिशंकर परसाई जी की। अपलक रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। उन्मादिनी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हम देख सकते हैं अंधों का हाथी शरद जोशी, तट की खोज हरिशंकर परसाई, अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन, उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 64 की। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, महाराजा विश्वनाथ सिंह या महाराज विश्वनाथ सिंह बुंदेली लेखक नहीं है। बाकी 3 जगनिक ईसरी एवं गंगाधर व्यास बुंदेली लेखक हैं। इन तीनों के अलावा महेश कटारे का संबंध भी बुंदेली भाषा से है, बुंदेली लेखक हैं ये। अब हम बात करते हैं नोट की। महाराजा विश्वनाथ सिंह बघेली भाषा के प्रमुख लेखक रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करते हैं तो कृपया कर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जो भी जितने भी वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त हो जाए। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम से संबंधित पाठ्य सामग्री भी हम समय समय पर उस पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने से हम लोग आपके लिए और ज़्यादा उत्साह के साथ वीडियो बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। धन्यवाद।